बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कैफ 7 लेक्चर 4 है आज का। बेटे एक्सीडेंट की वजह से शायद मैं 2 दिन क्लासेस कंडक्ट नहीं कर सका, बट नाउ ऑनवर्ड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट करूं। थोड़ा सा मूवमेंट मेरे लिए मुश्किल है इंजरी की वजह से, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना स्केचेस बनाऊँ मैं नियरेस्ट प्लेस पे बनाता रहूँ आप लोगों के साथ, ताकि समझ आती रहे। अच्छा जी, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे और मुझे याद है कि हम शायद 5th पॉइंट तक डिस्कस करके हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रिलेटेड पार्टी एक्चुअली में है क्या, और फिर उसकी डिस्कशन करते करते हम लोग आगे तक चले गए थे और 6 पॉइंट से हमने स्टार्ट करना था। तो 6 पॉइंट ज़रा अब आपको शेयर करता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहते हैं एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि वही बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने शुरू में चैप्टर 1 में पढ़ी थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, वो भी कंपनीज जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया हो कि जनाब ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो ये बॉडी लॉ ने कह दिया हो कि बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। Any body corporate whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction or instruction of the director or manager, और वो कहता है एक्सेप्शन ये है एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। बेटा उसने बड़ी एक प्यारी बात समझाने की कोशिश की। उसने कहा अगर एक बंदा दूसरे के कंट्रोल में हो, किस तरह बेटे, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लें कि ये कोई कंपनी ए है जो बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट, मैं कोशिश करूंगा मैं बड़ा बड़ा लिखूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। कंपनी ए जो है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर कंपनी ए बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंट्रोल में हो किसी कंपनी से, मेरी कंपनी बी के, या मैं ये चले कंपनी बी की जगह मैं रेडोल्फ का नाम लिख देता हूं। रेडोल्फ पाकिस्तान कंट्रोल में है। उसकी कंपनी ए के अंदर ये जो बंदा है जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा है, ये क्या है, ये अंडर कंट्रोल है। किसके कंट्रोल में है? रेडोल्फ पाकिस्तान के डायरेक्टर्स के कंट्रोल में है, ठीक है, या उनके मैनेजर्स के कंट्रोल में है। मेरी बात समझ आई? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये इसका चीफ एग्जीक्यूटिव इनके कंट्रोल में है। इसी तरह वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि इनका चीफ एग्जीक्यूटिव इनके कंट्रोल में हो। वट एवर द रिलेशनशिप, ये बॉडी कॉर्पोरेट इसके कंट्रोल में हो, इस कंपनी के, रेडोल्फ के, या रेडोल्फ जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के कंट्रोल में हो। दोनों सिनेरियो में कंपनी ए और रेडोल्फ पाकिस्तान रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी। मैं पढ़ता हूं जी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। इज दैट क्लियर? और आगे उसने एक बात लिखी है, उसने कहा एक एक्सेप्शन है जहां पे, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि ये एडवाइस अगर प्रोफेशनल एडवाइस है, प्लीज फिर इन्हें रिलेटेड पार्टी कंसिडर ना करें। जिस तरह उसने कहा एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि यहां पे जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्रोल, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल एडवाइसेस, प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस, बल्कि मैं अदर देन दैट बात कर रहा हूं। अच्छा, प्रोफेशनल एडवाइसेस क्या हो सकती हैं? हो सकता है बेटा रेडोल्फ पाकिस्तान कोई कंसल्टेंसी कंपनी हो या कंसल्टेंसी फर्म हो, ठीक है, ठीक है, फॉर्म तो नहीं कहना चाहिए, कंपनी कह ले ज़्यादा बेहतर है। कोई एजेंसी है जो सर्विसेज दे रही है ये वाली, तो फिर बेटा अगर ये एजेंसी सर्विसेज दे रही है और ये प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है उसके सीएफओ को या सीईओ को, या मैं यूँ कह लूँ कंपनी एक प्रोफेशनल कंपनी है जो रेडोल्फ पाकिस्तान के सीईओ को प्रोफेशनल गाइडेंस दे रही है, तो ये अब रिलेटेड पार्टी नहीं है। ये बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक ट्रांजेक्शन हो सकती है, बट ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। आगे चलते हैं। कहते हैं एनी कंपनी विच इज, अब आगे मजीद रिलेशनशिप को वो ओपन करने लगा, ये वाली बातें उसने कंप्लीट कर दी हैं। तो दूसरी बात भी जरा पढ़ लें। एनी पर्सन, 6-7 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूं। एनी पर्सन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, यानी ये वाला वही वाइस वर्सा वाली बात कि इनका सीईओ इनके और इनका सीईओ या इनके इशारे पे अमल कर रहा है, तो समझ ले दोनों रिलेटेड पार्टी हैं। लेकिन जी अब दो कंपनीज के दरमियान और
रिलेशनशिप्स को वो एक्सप्लेन करने लगा है और कहने लगा है अगर ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हों तो आप समझ जाएं कि वो रिलेटेड पार्टी हैं। नंबर 1, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि पूरी रिलेटेड पार्टी की बेस जो है वो इसी सेक्शन के ऊपर बेस करती है, ठीक है, डिपेंड, ये पिलर है उसका। नंबर 1, अ कंपनी विच इज अ होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी। तो बेटा मैं अगर इसको यूं कहूं कि रेडोल्फ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है, मैं अक्सर बल्कि बोलता रहता हूं, रेडोल्फ लाइफ साइंसेस। उनकी एक एसोसिएटेड कंपनी है जिसका नाम है, से मैं कह देता हूं, टेक्सोल उनकी एसोसिएटेड कंपनी है, जबकि रियलिटी में जरा डिफरेंट हो सकता है। टेक्सोल इज दैट एसोसिएटेड कंपनी सपोज। तो बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये सब्सिडरी है, ये एसोसिएटेड है, लेकिन बात याद रखें जब हम बात करेंगे रिलेटेड पार्टी की तो मैं ये कहूंगा कि रेडोल्फ पाकिस्तान रेडोल्फ लाइफ साइंसेस की रिलेटेड पार्टी है। रेडोल्फ पाकिस्तान टेक्सोल की रिलेटेड पार्टी है। आरएल लिख रहा हूं, ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट जी कहते हैं सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी, और अच्छा ऑफ सच कंपनी। अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात हो सकता है, इस रेडोल्फ पाकिस्तान की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है रेडोल्फ जर्मनी, ठीक है। बेटा इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है ये। अब आप गौर करो, ये पेरेंट कंपनी है, या अगर मैं यूं कहूं, चलें इसको ना भी छेड़ूं तो मैं कह रहा हूं आरएलएस अगर सब्सिडरी है तो रेडोल्फ पाकिस्तान क्या हुई, पेरेंट कंपनी। तो कहता है इस कंपनी के हवाले से अगर उसकी पेरेंट कंपनी है तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। वो समझाने का तरीका है ना बेटे, यहां से समझ लो या यहां से इस पर्सपेक्टिव में खड़े होकर समझ लो या इस पर्सपेक्टिव में खड़े होकर समझ लो। यहां से देखोगे तो आप कहोगे रेडोल्फ पाकिस्तान रेडोल्फ लाइफ साइंसेस की पेरेंट कंपनी है इसीलिए रिलेटेड पार्टी है, ठीक। यहां से खड़े होके देखोगे तो कहोगे रेडोल्फ पाकिस्तान रेडोल्फ लाइफ साइंसेस जो है वो रेडोल्फ पाकिस्तान की सब्सिडरी है इसीलिए रिलेटेड पार्टी है। तो बेटा देखने का अंदाज डिफरेंट है, जैसा आपका अंदाज उसके मुताबिक आप उसको क्लासिफाई कर दो। इज दैट क्लियर? अगली बात, अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, टू विच it is also a subsidiary of a holding company। ले जी मैं एक रिलेशनशिप और बनाता हूं। बेटा अगर मैं कुछ इस तरह का एक रिलेशनशिप बनाऊंगी, देखो इसी को दोबारा बनाने लगा हूं, रेडोल्फ जर्मनी 51% शेयर होल्डिंग अगर एक्वायर की हुई है रेडोल्फ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में, और रेडोल्फ पाकिस्तान ने से 100% रिलेशनशिप 100% ऑनरशिप एक्वायर की हुई है रेडोल्फ लाइफ साइंसेस की। मैंने आपके सामने एक वर्टिकल रिलेशनशिप बना दिया कि पेरेंट कंपनी कौन सा है, रेडोल्फ जर्मनी, अल्टीमेट पेरेंट या बेनिफिशियल होल्डर। तो इसने इसको एक्वायर किया हुआ है, इसने इसको एक्वायर किया हुआ है। तो अब अगर गौर करो तो इनडायरेक्टली ये कंपनी इसको भी तो एक्वायर करती है 51%, ये 100% ये कंट्रोल। तो इनफैक्ट ये जो कंट्रोल है इनडायरेक्ट कंट्रोल, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल भी तो इसको पावरफुल कर रहा है। समझाने का मतलब ये है, वो कहता है अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग अ कंपनी विच इज a subsidiary of a holding company to which it is also subsidiary। ये हो सकता है, वो कहता है अगर मैं इस रिलेशनशिप को यूं बना दूं, इसको बजाय वर्टिकल बनाने के, एक तो वर्टिकल रिलेशनशिप से समझ लें या इसको इस तरह समझ लें कि सपोज कंपनी ए जो है ये भी एक रिलेटेड पार्टी है, सपोज इसमें भी इसकी 51% शेयर होल्डिंग है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आपका पेरेंट साझा हो, यानी आप सब्सिडरी हो किसी होल्डिंग कंपनी की जिसकी मैं भी सब्सिडरी हूं, तो इनफैक्ट ये दो कंपनी में रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। क्या हो जाएगा? कॉमन मैनेजमेंट आ जाएगी ना, कॉमन कंट्रोल आ जाएगा। तो वो कहता है अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है, टू विच इट इज ऑल्सो
सब्सिडरी, जिसकी वो भी सब्सिडरी है। ठीक हो गया। तो आगे रेलेवेंट की बेटा उसने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एग्जांपल 10, 11 बेटा आप एक दफ़ा खुद पढ़ें, मैं अगली बात पे चलता हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बेटा सिंपल सी बात है, वो ऑफिस जहां से आपको प्रॉफिट मिलना है, आप उसके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंगेज हैं और आपको प्रॉफिट मिलना है। ठीक है जी। तो ज़रा इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा बुक से ही पढ़ते हैं, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। एक मिनट प्लीज़। अच्छा जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स, ज़रा पढ़ते हैं, एनी ऑफिस वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय अ डायरेक्टर। जी, अगर इसे ऑफिस को डायरेक्टर ने किसी ने होल्ड किया हो, इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रिम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड एज अ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर होने के जो पैसे ले रहा है एज अ सैलरी, उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ ले रहा है, तो समझ लें डायरेक्टर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। यानी परसेंटेज आ रही है प्रॉफिट की, अदर देन द रिम्यूनरेशन, अदर देन द सैलरी, तो समझ लें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। बाय वे ऑफ अच्छा, वो किस मद में आ सकते हैं पैसे? सैलरी की मद में भी आ सकते हैं, फी की मद में भी आ सकते हैं, कमीशन की मद में भी आ सकते हैं, प्रीरेक्विजिट्स की मदद, परक्विजिट्स की मदद में भी, प्रीरेक्विजिट नहीं सॉरी, परक्विजिट्स की मदद में मींस अदर बेनिफिट्स, दैट मे बी सेम अकाउंट फ्यूल, दैट मे बी हाउस अलाउंस, दैट मे बी एनी अदर अलाउंस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कार अलाउंस सपोज, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? परक्विजिट्स हो जाएंगे। एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, उसने खुद एग्जांपल दे दी, और अदरवाइज। अच्छा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है, अगर आप सोचोगे सर सैलरी तो फिर सैलरी होती है, बेटा सैलरी के अलावा एडिशनल अमाउंट टू द सैलरी, दैट मे बी अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है जी, प्रॉफिट का भी हिस्सा लेता है या इसे प्रॉफिट आता है। इज दैट क्लियर? तो ये अमाउंट उसकी सैलरी के अलावा होगी। अगर उसकी सैलरी में चीजें शामिल हैं, जिस तरह हाउस रेंट अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, ये चीजें उसकी सैलरी में शामिल हैं, तो समझ लीजिए इसके अलावा बात हो रही है, इसके अलावा कुछ एडिशनल मिल रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। आगे चलते हैं जी। कहते हैं वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल अदर देन द डायरेक्टर और बाय अ फर्म। अच्छा, अदर देन द डायरेक्टर, अब डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, कोई भी और इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई फर्म हो सकती है, या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। अगर आप गौर करो आगे, और बाय अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, if the individual, firm, private company, body corporate holding it received from the company anything by way of remuneration, salary, fee, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise। यानी वही बात है जो ऊपर डायरेक्टर के लिए पढ़ के आए हो, अब नीचे किसके लिए बताई जा रही हैं? अदर देन डायरेक्टर्स के लिए। यानी कि सिंपल बात करें आसान लफ्जों में, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? एनीवन, बेशक वो डायरेक्टर हो, वो अदर ऑफिसर्स हो, अदर इंडिविजुअल्स हो, वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो कोई फर्म हो, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, व्हाटएवर, अगर वो अपने पैसों से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, अपनी उजरत से ज़्यादा उजरत वसूल कर रहे हैं, तो इनफैक्ट वो जो एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो किसी भी सूरत में हो, वो सैलरी की, कमीशन की, रेंट फ्री, वो किसी भी सूरत में हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। नेक्स्ट जी, चलिए जी, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 प्लीज एक दफ़ा, मैं अच्छा टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, तो आप स्टॉप करके इन एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा पढ़िए। मैं अगली बात पे चलता हूँ। रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब ज़रा पहले एक चीज़ तो समझ लें बेटे कि रिलेटेड पार्टी के साथ क्या लॉ को कोई तकलीफ है कि आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी? जी सोचिए जरा, मैंने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ, आरपी लिख रहा हूं, रिलेटेड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप बिल्ड करने या बिजनेस करने में लॉ को कोई तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ कहता है आप रिलेटेड पार्टी, आरपीटी लिखने लगाऊं, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जब करते हैं तो इधर बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप वो ट्रांजैक्शन फेयर या यूं कहूं आर्म्स लेंथ पे नहीं करेंगे। आर्म्स लेंथ का क्या मतलब है? यानी फेयर बेसिस पे नहीं करेंगे, आप वो फेयर बेसिस पे नहीं करेंगे। सॉरी बेटे, मैं टेढ़ा लिखना शुरू हो गया हूं, मुझे आइडिया हो रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जी मैं दोबारा इसको सही करके लिखता हूं ताकि आप जरा समझ पाएं, पढ़ पाएं। मैंने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लॉ को कोई तकलीफ नहीं, लॉ बस एक बात समझता है कि आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे वो फेयर बेसिस पे नहीं होंगी।
फेयर बेसिस पे नहीं होंगी, यानी कि कहना ये चाहता है आर्म्स लेंथ पे नहीं होंगी, यानी कि जैसे किसी और के साथ करनी है, एक थर्ड पर्सन के साथ करनी है, ये उस फेयर ट्रांजैक्शन उस फेयर बेसिस पे नहीं होंगी। यानी हो सकता है आपने जो बाहर मार्केट में आप वो चीज़ शायद 250 रुपए की बेचें पर केजी, लेकिन जब आप अपनी रिलेटेड पार्टी को बेचते हैं तो से आप 200 रुपए की बेच देते हैं, से आप 180 रुपए की बेच देते हैं। तो इनफैक्ट ये जो आप प्राइस डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि वो आपके जानने वाले हैं, वो आपकी रिलेटेड पार्टी हैं। सो लॉ को इस बारे में कोई तकलीफ नहीं कि आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करें। लॉ सिर्फ ये चाहता है कि आप उन ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर जरूर करें। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये पता होना चाहिए कि जनाबे वाला कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो रिलेटेड पार्टी के साथ हैं, और क्या वो आर्म लेंथ पे हैं या आर्म लेंथ पे नहीं है, क्या वो फेयर बेसिस पे हैं या फेवरेबल टर्म्स पे ऊपर हैं। मेरी बात समझ आई? और फिर क्या वो पॉलिसी के मुताबिक हैं जैसी पॉलिसी बोर्ड ने अप्रूव की हुई है। दो बातें हो गई, एक तो कहा डिस्क्लोजर्स और दूसरा कहा कि क्या वो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक हैं। चलें यूं लिख देते हैं, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक हैं कि नहीं है। ठीक है, सो कंपनी पॉलिसी से मुताबिक क्या मतलब है, अब जरा पढ़ते हैं, जरा प्लीज आइए। कहता है कंपनी में एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद अ रिलेटेड पार्टी, मतलब हो सकते हो आप भाई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर, किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकते हो, ओनली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। यानी आप कंपनी पॉलिसी का ख्याल रखते हुए किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकते हो, बस वो पॉलिसी ख्याल रहे कि वो पॉलिसी बोर्ड ने अप्रूव की हो। इज दैट क्लियर? बोर्ड ने उसे अप्रूव किया हो, उसके मुताबिक करें। अच्छा आगे क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा वो क्या क्या हो सकती हैं, किस हवाले से हो सकती हैं? कहते हैं वो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो सकती है, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल की ट्रांजैक्शन हो सकती है, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, किसी किस्म की कोई सर्विसेज हो सकती हैं। बेटा देखो ना, मैंने जिस तरह कहा MIPL जो है वो बैटरीज दे रहा है मिलर ट्रैक्टर को, तो जनाब ये वो अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा, वो सेलिंग कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह हो सकता है कि कोई कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को सर्विसेज भी दे रही हो, तो ये भी तो पॉसिबल हो, अपनी रिलेटेड पार्टी को सर्विसेज भी दे रही हो। कोई IT की इंडस्ट्री को एग्जाम्पल में ले आए, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस ले आए एग्जाम्पल में। Appointment of any agent for the sale, for the purchase or sale of goods, materials, services or property, and ठीक है such other related party appointment, such related parties appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associated company। या कहें कहते हैं कि आपने किसी रिलेटेड पार्टी को अपनी कंपनी के अंदर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे दिया है। बेटा हो सकता है कोई फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी हो सकता है कोई फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी हो, जैसा फॉर एग्जांपल मैं रेडॉल्फ पाकिस्तान में हूं, हो सकता है कोई लॉ फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी हो। अगर अब वो मेरी रिलेटेड पार्टी है तो इनफैक्ट अगर वो मेरी रिलेटेड पार्टी है तो इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे दिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या मुराद है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद है कि आपने उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद है कि आपने उसे वो रिम्यूनरेशन, कोई बेनिफिट देना शुरू कर दिया। वो बेनिफिट क्या हो सकता है? हो सकता है वो आपको बिजनेस सर्विसेज दे और उसके बदले आप उसे पैसे दे रहे हो, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन की एक लाइन लिखी हुई है। बेटा व्हाट इफ मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूं कि बोर्ड ने पॉलिसी बनाई। अच्छा बोर्ड दो तरह से काम करता है, या तो स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन को 1 by 1 अप्रूव करता है कि भाई मैं हर दफ़ा ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करूंगा, या फिर वो कंपनीज पॉलिसी। अच्छा मैं इधर यहाँ पे ना CCG का थोड़ा सा रेफरेंस देता जाऊँ कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन के अंदर लिस्टेड कंपनी के लिए बोर्ड के सामने तमाम ट्रांजैक्शंस का आना ज़रूरी है और वो उसको अप्रूव करते हैं हर ट्रांजैक्शन को विद द रिलेटेड पार्टी। लेकिन वो हमारे कोर्स का सिलेबस नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ जाके पढ़िएगा रेगुलेशन। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि या तो बोर्ड के पास ऑप्शन है कि वो एक डिवाइन कंपनी पॉलिसी बना ले जनरल किस्म की, या वो स्पेशली अप्रूव करो। लेकिन व्हाट इफ के सारा बोर्ड जो इसे अप्रूव करने बैठा है या इस पॉलिसी को अप्रूव करने बैठा है वो खुद इंटरेस्टेड है उसके अंदर,
वो खुद उस रिलेटेड पार्टी के अंदर इंटरेस्टेड पर्सन है। तो अगर सारे ही डायरेक्टर इंटरेस्टेड होंगे तो फिर कौन अप्रूवल देगा? फिर मेंबर अप्रूवल दे देंगे, क्या मसले वाली बात है? फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और वो अप्रूवल दे देंगे। समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर एक आधा डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो तो हमने पढ़ लिया कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर के साथ क्या करना है। वो ट्रांजैक्शन के अंदर अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है तो वो कंपनी में आके बैठ सकता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस कोरम के लिए काउंट नहीं की जाएगी, वो वोट नहीं दे सकता, वो देगा भी तो इनवैलिड होगा। और अगर लिस्टेड है तो उसे कहा जाएगा प्लीज आप चले जाएं इस रूम से। तो ये सारी बातें हम पढ़ के आ चुके। लेकिन व्हाट इफ के सारे डायरेक्टर ही इंटरेस्टेड हैं, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें सारे, जैसे MIPL और MIPL और MTL, मिल्लत ट्रैक्टर और मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उन्होंने बैटरीज देनी है। अब हो सकता है धारा बोर्ड ही इंटरेस्टेड हो, इस कंपनी में भी वही बोर्ड है, उस कंपनी में भी वही बोर्ड है, दोनों का बोर्ड सेम है, कॉमन मैनेजमेंट है। अब बताओ क्या करोगे? अब तो सारा बोर्ड ही इंटरेस्टेड है, तो फिर कौन करे? फिर मेंबर अप्रूवल करेगा। ठीक है, तो यही बात उसने आखिर में लिखी हुई है कि वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन द मैटर शैल बी प्लेस्ड बिफोर द जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल एज स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी अगर सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं तो मामला चला जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आई? अच्छा, एक और चीज़ भी, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपने पढ़ लिया कि मैंने जिस तरह कहा कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आर्म लेंथ भी हो सकती हैं, अदर देन आर्म लेंथ भी हो सकती हैं। आर्म लेंथ से क्या मुराद है? फेयर बेसिस पे हो सकता है MIPL बाहर मार्केट में बैटरी बेचता हो से 200 तो नहीं, खैर ज़माना रहा, से 20,000 रुपये की बैटरी, और वो मिल्लत ट्रैक्टर को भी 20,000 की बैटरी बेचता है। तो इसका मतलब है उसका कस्टमर कोई इंडिविजुअल हो, अननोन इंडिविजुअल हो, तब भी बैटरी 20,000 की बिकती है। और अगर वो MTL को देता है, मिल्लत ट्रैक्टर को देता है, तब भी वो 20,000 की बेचता है। तो बेटा कहने का मतलब फिर ये हुआ कि वो कोई खास किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता बिटवीन द अननोन इंडिविजुअल या अननोन कस्टमर एंड अ नॉन कस्टमर। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी इसका मतलब है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन है, फेयर बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस बेसिस के ऊपर, जिस आर्म के ऊपर, जिस डिस्टेंस के ऊपर एक अननोन के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, उसी टर्म्स पे एक नॉन पर्सनालिटी के साथ भी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जरा पढ़ता हूं मैं अब ये क्या कहना चाहता है। कहता है द अबव रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड पॉलिसी और स्पेशल रेजोल्यूशन डू नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन एन आर्म लेंथ basis। कहते हैं the expression arm length transaction means a transaction which is subject to such terms and conditions as may be specified। वो कहता है कि जनाब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की, अप्रूव्ड पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ पे की जा रही है। और आर्म लेंथ से मुराद क्या है? कहता है मीन्स अ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी बात की है जिस पे सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन वुड बी अप्लाइड, जबकि इस तरह कहना चाहिए, असूलन ऐसे कहना चाहिए कि जनाब वो ट्रांजैक्शन, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो कि एक अननोन इंडिविजुअल के लिए भी वही हैं जो कि एक नॉन इंडिविजुअल के लिए हैं। ठीक है, तो ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्लीज़ एक दफ़ा एग्जाम्पल 14 पढ़िए, आपको ज़रा ये पॉइंट क्लियर होगा। तो समझाना ये चाहा कि जो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ कि एक हमने पहले भी डायरेक्टर वाले केस में बात पढ़ी थी कि एक डायरेक्टर एक अगर इंडिविजुअल लोन लेने जा रहा है फ्रॉम दी बैंक तो वो सारी टर्म्स पूरी करेगा और उसे लोन मिल जाएगा। इसी तरह एक डायरेक्टर लोन लेने जा रहा है बैंक से, पर्सनल लोन, तो उसको भी बैंक उसी टर्म्स के ऊपर जिस पे एक मेरे जैसे कस्टमर को उसने लोन दिया है, वो डायरेक्टर को भी उसी टर्म्स के ऊपर लोन दे देगा। तो फिर बेटा मेरे और डायरेक्टर में फ़र्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जिन टर्म्स के ऊपर बैंक ने मुझे लोन दिया उसी टर्म्स के ऊपर उसने डायरेक्टर को लोन दे दिया। तो जब दोनों को सेम टर्म्स पे लोन दिया, फिर काहे का डायरेक्टर लोन? फिर इसका मतलब वो डायरेक्टर लोन वाली बात अप्लाई ही नहीं होती यहाँ पे। तो यही कॉन्सेप्ट उसने दोबारा यहाँ पे स्पेसिफाई किया। इज दैट क्लियर? चलें जरा एग्जाम्पल 14 पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। इस चैप्टर को कम से कम ख़त्म करते हैं आज, बस थोड़ा सा रह गया जी, बिल्कुल लास्ट एक दो छोटी छोटी बातें। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट टू रेफर एंड जस्टिफाई इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बेटा एक चीज़ बताता चलूँ कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसे आप पढ़ते तो जा रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब खाली बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट? क्या वो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल
स्टेटमेंट का मतलब है ना ना ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक बुकलेट तैयार की जाती है तो बेटा उसके अंदर मल्टीपल और चीज़ें तैयार की जाती हैं। आप कभी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखें, मैं आपको ये चले रिकमेंडेशन देता हूं कि आप गूगल से किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनीज में आपके पास मिलेट ट्रैक्टर है, नेस्ले पाकिस्तान है, यूनिलीवर है, इनकी फाइनेंशियल्स उठा के देखें। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आपको नजर आएगा मोटा मोटा, वैसे तो और बड़ी रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनीज के लिए, इसलिए मैं वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको चेयरमैन रिपोर्ट नजर आएगी। चेयरमैन रिपोर्ट के अलावा आपको वहां पे एक डायरेक्टर रिपोर्ट नजर आएगी। फिर डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ आपको आगे फाइनेंस ऑडिटर रिपोर्ट नजर आ रही होगी। फिर ऑडिटर भी दो तरह की रिपोर्ट दे रहा होता है, एक रिव्यू रिपोर्ट होती है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट होती है, वो भी दो तरह की रिपोर्ट्स दे रहा होता है, तो वो भी आ रही होंगी दो रिपोर्ट्स। फिर इसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। फिर आते हैं आपके वो फाइनेंशियल फिगर्स। उससे पहले तो देखो चेयरमैन रिपोर्ट है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, देन एसएफवी। हमने इस रिपोर्ट के बारे में, डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में डायरेक्टर के चैप्टर में भी पढ़ा था। यहां पे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, अगर आपको याद आए तो कंटेंट में भी हमने डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। मेरी बात समझ आई? तो डायरेक्टर रिपोर्ट वाली ही बात कह रहा है, कहता है लें जी अब मैं जरा पढ़ने लगाऊं। कहते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू विद द रिलेटेड पार्टी शैल बी रेफर्ड टू इन द बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। तो कहता है डायरेक्टर रिपोर्ट में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि किस किस्म के रिलेशनशिप या किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने रिलेटेड पार्टी के साथ किए हैं। तो बेटा जहां पे वो आप कंटेंट पढ़ के आए थे उसमें एक चीज का इजाफा इस चैप्टर से भी हो गया, रिलेटेड पार्टी के सेक्शन से भी हो गया। रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो बेटा जो भी आप रिकॉर्ड्स हैं ये रिलेटेड पार्टी की आप मेंटेन करके रखते हैं, तो इसी वाले से एक जनरल प्रोविजन उसने लिखी है, द कमीशन में स्पेसिफाई द रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद रिगार्ड्स टू द ट्रांजैक्शन अंडरटेकिंग विद द रिलेटेड पार्टी। तो कहते हैं जो आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो ये आप कमीशन जो है इसका स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। ठीक है जी। अच्छा, पेनल्टी आखिर में गिवन है वो काट दीजिए। एक लास्ट पॉइंट आ गया बस, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन बाय द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉई। बेटा यहां पे वो ये बताने लगा पूरी कहानी में कि अगर आपने ट्रांजैक्शन की है विद द रिलेटेड पार्टी, तो हमने अभी आपको समझाया इतना डिटेल में कि डायरेक्टर ने एक पॉलिसी बनाई हो तो डायरेक्टर अप्रूव करेंगे जर्नली या डायरेक्टर अप्रूव करेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। तो हमने कहा दो तरह की अप्रूवल थी, एक तो थी डायरेक्टर्स अप्रूवल, तो अगर डायरेक्टर अप्रूव कर दें तो ठीक है, नहीं तो अगर सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हों तो हमने पढ़ा है कि जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, यानी 3/4 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अगर सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हों। तो बेटा इसका मतलब है दो बातें हो गई, या तो ये होगा या ये होगा, जब ये नहीं होगा तो ये होगा जनरल मीटिंग। तो यहां पे उसने कहा कि अगर आपने ऐसी ट्रांजैक्शन कर ली जो कंट्रावेंशन है, आपने बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक नहीं की, बोर्ड की अप्रूवल नहीं ली, या जनरल मीटिंग की अप्रूवल की ज़रूरत थी आपने जनरल मीटिंग की अप्रूवल नहीं ली, और कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन कर ली विद द रिलेटेड पार्टी, यानी यूं कहना चाह रहा हूं रडोल्फ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने रडोल्फ लाइफ साइंसेज अपनी सब्सिडरी जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी कहलाती है, उसके साथ ट्रांजैक्शन कर ली है। मैंने इसे लिखा है बेटा आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर ली है, और वो ट्रांजैक्शन ना तो डायरेक्टर से अप्रूव है और ना बेटा वो ट्रांजैक्शन जनरल मीटिंग से अप्रूव्ड है, यानी इस लॉ की धज्जियां उड़ाई हैं। तो फिर लॉ कहता है कि जनाब 90 दिनों के अंदर अंदर इसे रेटिफाई करा लो, इस ट्रांजैक्शन को कंपनी क्या करा ले, रेटिफाई। आरपीपीएल की क्या जिम्मेदारी लगा दी कि भाई इस ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई यानी रेक्टिफिकेशन करा लो फ्रॉम दी बैक डेट, यानी मना लो डायरेक्टर को फ्रॉम दी बैक डेट, मना लो मेंबर्स को फ्रॉम दी बैक डेट, अगर वो मानते हैं तो। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर तुम अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी लॉस हुआ तो जो डायरेक्टर जिम्मेदार हुआ या जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड हुआ वो भुगतेगा।
ठीक है, तो 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इसे रेटिफाई कर लो, अगर ना किया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। लो जी, वालेकुम सलाम। Where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee without obtaining the consent of the board or approval by the special resolution in the general meeting as required, यानी जो चाहिए थी तुमने नहीं ली, and if it is not ratified by the board, और बाद में इसे बोर्ड ने रेटिफाई भी नहीं किया, or as the case may be by the shareholder at a meeting, और ना मीटिंग में शेयर होल्डर ने रेटिफाई किया, within 90 days from the date, 90 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, on which such contract or arrangement was entered into, यानी कि 90 दिनों के लिए जिसके ठीक है, on which such contract or from the date on which such contract or arrangement, मतलब जिस डेट से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, यानी ये नॉन कंप्लायंस हुई, उससे 90 दिनों के अंदर अंदर ना डायरेक्टर्स ने इसे अप्रूवल दी, रेटिफाई किया, ना मेंबर्स ने रेटिफाई किया, तो कहता है सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड, यानी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ऑप्शन पे चला जाएगा कि वो इसे वॉइडेबल कर देंगे। वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट आप बिजनेस लॉ में पढ़ के आए हुए हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या डायरेक्टर चाहेंगे तो इसे वॉइड कर देंगे। बेटा हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की इन बिजनेस लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीव पार्टी की ऑप्शन पे होता है कि वो चाहे तो इसे वैलिड रहने दे, चाहे तो इसे वॉइड कर दे। तो कहा कि बोर्ड फिर फाइनली बोर्ड की ऑप्शन पे आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वो चाहेगा तो इसे वैलिड रहने देगा, चाहे तो इसे वॉइड कर देगा। So वो कहते हैं voidable at the option of the board, or if the contract or arrangement is with the related party to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss। उसने कहा फिर इस सारे नॉन कंप्लायंस में जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड हुआ, जो डायरेक्टर कंसर्न हुआ, भुगतेगा वही। कोई लॉस हुआ ना अगर इस ट्रांजैक्शन में, तो वो डायरेक्टर इस बात को भुगत रहा होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द अबव प्रोविजन, जो भी ऊपर बात कर ली है, इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय हु हैड एंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन कंट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी लॉस सस्टेन बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। तो कहता है इसके अलावा वटएवर जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, कंपनी के पास ये राइट मौजूद है कि वो उस कंसर्न डायरेक्टर या इंटरेस्टेड डायरेक्टर के अगेंस्ट अपनी प्रोसीडिंग्स चला सकता है फॉर द इंडेमनिफिकेशन ऑफ द लॉस जो इस ट्रांजैक्शन के अंडर हुआ है। बेटा मैं दोबारा इसे कंक्लूड कर दूं, समराइज कर दूं, तो मैंने ये कहा कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए ऑब्वियसली, या जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए, नॉन कंप्लायंस करके आपने ट्रांजैक्शन कर ली है कंपनी ने विदाउट गेटिंग अप्रूवल, तो फिर क्या होगा? 90 दिनों के अंदर अंदर इसकी अप्रूवल ले लो, यानी इसे रेटिफाई करा लो या तो डायरेक्टर से या मेंबर से। अगर तुम 90 दिन के अंदर रेटिफाई ना करा सके तो पूरे बोर्ड के ऑप्शन के ऊपर ये वॉइडेबल हो जाएगा। वो चाहेगा तो इसे वैलिड रहने देगा, चाहे तो इसे वॉइड कर देगा। और अगर उसने इसे वॉइड कर दिया तो जितना हुआ इस ट्रांजैक्शन के अंदर, क्योंकि तुमने यूजुअली आर्म लेंथ पे ये ट्रांजैक्शन नहीं की होगी, तो जितना लॉस कंपनी को हुआ वो उस कंसर्न डायरेक्टर या उस इंटरेस्टेड डायरेक्टर से तुम रिकवर कर सकते हो। बेटा ये था इसका कंक्लूजन, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था और इस हवाले से पेपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई केस स्टडी भी आ सकती है। विद दिस बेटे अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जो कि अकाउंट्स एंड रिटर्न से डील करता है। इंशाल्लाह देन वी विल गो बैक टू मीटिंग्स एंड देन वी विल फाइनलाइज आवर टॉपिक, फाइनलाइज आवर सब्जेक्ट विद लास्ट चैप्टर वाइंडिंग अप। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।